हेलो फ्रेंड्स, मिडिवल हिस्ट्री में आगे देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तुगलक के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, तो आज तुगलक के बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे और किस तरह की व्यवस्था थी उनकी, उसी के बारे में पढ़ रहे थे और किस तरह के अभियान उन्होंने चलाए, कहाँ कहाँ पे उन्होंने जीत हासिल की, इन्हीं सब चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे थे। तो आइए और इसके आगे देखते हैं क्या क्या था। तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा गंभीर विद्रोह तो हर जगह होते रहते थे, क्योंकि आप एक जगह हो, दूसरी जगहों पे आपकी पकड़ इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। आज के जैसा समय नहीं था कि हाँ मोबाइल से फटाफट सारा कुछ किया और पता कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं था उस समय। तो इस वजह से क्या है कि जो दूर जगहों पे रहा करते थे सरदार, या जो दूसरे अमीर हुआ करते थे दूसरी जगहों पे रहा करते थे, जैसे कुछ अमीर जो होते थे वो दक्षिण भारत के साइड में रहा करते थे, तो ये अक्सर देखते थे कि हमारी स्थिति थोड़ी मजबूत हो रही है, तो विद्रोह कर दिया करते थे। तो सबसे ज़्यादा विद्रोह तुगलक के समय में अगर कोई पूछे कि हाँ सबसे ज़्यादा विद्रोह तुगलक के समय में किस इलाके में हुए थे भारत के, तो वो दक्षिण भारत में हुए थे। दक्षिण भारत में जब सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए, तो सीधी सी बात है उन विद्रोहों को कुचलने के लिए उसको अपनी सेना लेके मोहम्मद बिन तुगलक को क्या करना होगा, जाना होगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इन विद्रोहों को दबाने के लिए कहाँ गया, दक्षिण भारत गया। दक्षिण भारत जब वो गया तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसने बहुत से राज्यों को वापस कंट्रोल में कर लिया, बहुत से साम्राज्यों को वापस कंट्रोल में कर लिया, जितने भी राजा थे उन सबको कंट्रोल में कर लिया। लेकिन जब वो लौट रहा था दक्षिण भारत के अभियान से, तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के आसपास का जो इलाका था उसको वो सोच रहा था कि अपने कब्ज़े में उसे भी ले लिया जाए, प्रॉपरली अपने कब्ज़े में ले आया जाए और उस पर भी हमारा अधिकार हो। लेकिन हुआ क्या कि जब वो लौट रहा था और विजयनगर और बहमनी साम्राज्य जिसकी स्थापना की हरिहर और बुक्का ने की थी, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य इसकी स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने, तो ये उनको स्थापना नहीं करने देता। लेकिन हुआ क्या था कि तुगलक की सेना में प्लेग फैल गया। उस समय जब ये लौट रहा था दक्षिण के अभियान से, तो तुगलक की सेना में प्लेग फैल गया, उसके बहुत से सैनिक मारे गए और इस हालत में सेना नहीं रह गई कि वो कोई भी अभियान चला सके, कोई भी युद्ध लड़ सके। इस वजह से उसको बिना कोई अभियान चलाए, बिना कोई मार पिटाई के वापस लौटना पड़ा। उसने सीधे सीधे वापस लौटने में ही समझदारी समझी और मोहम्मद बिन तुगलक विजयनगर, बहमनी इन सब सपनों को छोड़ करके कहाँ आ गया, वापस दिल्ली आ गया। उसके दिल्ली आने की वजह से ही विजयनगर और बहमनी साम्राज्य पे जो दो भाई थे हरिहर और बुक्का, उन लोगों ने इसकी स्थापना की, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को बढ़ने से क्यों नहीं रोक पाया मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि उसकी सेना में प्लेग फैल गया था जब वो दक्षिण भारत से वापस लौट रहा था अपने अभियान के दौरान। ठीक है, वापस लौटते समय भी कुछ उठा के ले जाना चाहता था, कुछ और जीत के ले जाना चाहता था, लेकिन तब तक प्लेग फैल गया और उसको सीधे दिल्ली आने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रह गया था उसके पास। ठीक है, तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य इसी वजह से अस्तित्व में आए क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक इनको रोक नहीं पाया बिकॉज ऑफ प्लेग। आगे देखते हैं मोहम्मद तुगलक की उसके बाद कुछ अभियानों के बाद मृत्यु हो गई थी। ऐसे ही अभियान थे उसके इंपॉर्टेंट, यही दो थे। दक्षिण भारत के अभियान के बाद कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत हुई थी सिंध में, जिस समय उसकी मौत हुई वो सिंध में था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, उसका जो चचेरा भाई था, ठीक है, जो गयासुद्दीन बिन तुगलक का जो भतीजा था, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक अब सुल्तान बना। जब फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना तो उसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक के सबसे पहले तो जो मोहम्मद बिन तुगलक के केस में क्या हुआ था, किसानों ने विद्रोह कर दिया था। किसानों को मालगुजारी का उल्टा सीधा दाम देना पड़ता था। इन सभी चीज़ों पे सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने रोक लगाई। उसने किसानों को भी खुश किया, उसने क्या किया, अमीरों को भी खुश किया, और जो सूफी संत थे उनसे भी उसका कोई पंगा नहीं था। वो सबको मिला जुला के, सबको मेल जोल के साथ रख के चलने वाला आदमी था। ठीक है, वो इस तरीके से काम करता था कि किसी को ये नहीं कहता था कि मैं तुम्हारे अपोज में हूँ, सबको प्यार से रखने की कोशिश करता था ताकि विद्रोह कम से कम हो। वो अपने पीछे वाले सुल्तानों को देख चुका था। तो उसकी मृत्यु के बाद जब ये बैठा, तो उसके बाद अब देखते हैं कि उसने सबसे पहले तो मैंने बताया कि किसानों को उसने किसानों की स्थिति सही करने के लिए उसने जो है जितने भी कर लगाए गए थे, जितने भी फालतू के टैक्सेस थे वो हटा दिए। और उसके बाद उसने क्या किया, जो कुलीन वर्ग था, जो एलीट क्लास था, एलीट क्लास मतलब बड़े लोग, जैसे सोसाइटी के, समाज के बड़े लोग होते हैं जिनको देख के ही लगता है कि इनको देख भी लेंगे तो पैसा ना मांग ले देखने का। ठीक है, तो उस तरह के लोग, तो उस तरह के लोग जो है एलीट क्लास के लोग कुलीन वर्ग कहलाते हैं, बड़े लोग, जिसमें व्यापारी आते हैं, बड़े बड़े सेनापति, IAS टाइप के लोग। तो उस समय IAS नहीं, कुछ और होते थे। ठीक है, तो कुलीन वर्ग के लोगों को भी उसने क्या किया, उसने एक काम किया कुलीन वर्गों के साथ, उसने उनके पद को पुश्तैनी बना दिया। यानी जैसे कोई IAS है तो उसका बेटा IAS बनेगा, कोई मंत्री है तो अगली बार उसका बेटा मंत्री बन जाएगा। उसका अगर कोई इस समय क्या नाम है, किसी खास जगह का मालिक है, किसी खास जगह की वो मालगुजारी वसूलता है, या किसी खास जगह का सरदार है, तो उसका बेटा भी उसका क्या करेगा, आगे चल के उसी चीज़ का, उसी जगह का, उसी टुकड़ी का, उसी सेना का सरदार बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में याद रखने वाली हैं कि कौन सा तुगलक सुल्तान था जिसने कि
कुलीनों के पद को पुश्तैनी बना दिया, तो वो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा सूफी वर्ग जो कि संत वगैरह होते थे, मुस्लिम जो संत होते थे, उनके साथ भी उसने अच्छा व्यवहार किया। उनके साथ अच्छा व्यवहार करने के चक्कर में उसने क्या किया कि उनको बनाए रखने के लिए जब देखता था कि हाँ धार्मिक स्वतंत्रता को लेके बात हो रही है या धर्म को लेके ज़्यादा बात हो रही है, तो वो उनकी बात मान लेता था। उनको खुश रखने के लिए कुछ कुछ बातें उनकी मान लेता था। ठीक है, लेकिन उनको सीधे अपने राजकाज में यानी अपने काम काज में हस्तक्षेप नहीं करने देता था। वो ज़्यादा न उठ पाए इसलिए वो कुछ कहते थे, कुछ बोलते थे, तो उनकी बात वो सुन लेता था। जैसे अगर वो कहते थे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये इस्लाम के विरुद्ध है, तो वो मना कर देता था सीधे से, ताकि और उठ के मत आओ, मतलब बैठ जाओ यार, तुम्हारी बात हम सुन लिए, तुम्हारी बात मैंने सुन ली, अब और मत आओ। अगर मना करोगे तो और चीज़ें निकालता है आदमी। ठीक है, अच्छा ये भी निकालो, वो भी निकालो, अब इसके खिलाफ विद्रोह करवाओ। तो उसने विद्रोह की संभावनाओं को दबाने के लिए ही संभवतः लोगों को इस तरीके से मिला जुला के चलने की कोशिश की थी उसने। ठीक है, सूफी वर्ग हो गया। उसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के 2 अभियान थे। एक तो दक्षिण अभियान जो था वो उसने उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया, उसने मोहम्मद बिन तुगलक की हालत देख ली थी। बाकी दूसरा जो अभियान था, इम्पॉर्टेंट था, पूछा जाता है कई बार, वो है बंगाल अभियान। बंगाल पे उसने 2 असफल अभियान चलाए, यानी दोनों बार उसने अटैक किया बंगाल पे 2 बार, लेकिन दोनों बार उसको कोई कामयाबी नहीं मिली, उसको बैरंग वापस लौटना पड़ा। ठीक है, तो वो होता है बंगाल अभियान में ये हार जाता है। दोनों बार बंगाल अभियान इसका असफल रहा। ये पूछा जाता है कि कितने अभियान बंगाल के खिलाफ फिरोज तुगलक ने चलाए थे, तो 2 अभियान चलाए थे। ठीक है, उसने अपनी सेना में भी, फिरोज की जो सेना थी, उसने अपनी सेना में भी पुश्तैनी अधिकार दे दिए, यानी सेनापति का बेटा सेनापति, आज तुम सेना में हो, तुम्हारा बेटा सेना में जाएगा। इसके नुकसान क्या हुए? इसके नुकसान ये हुए कि जब मुझे पता है कि मेरे पापा के बाद, या किसी को पता है कि मेरे पापा जब रिटायर हो जाएंगे तो मुझे ही जॉब मिलेगी, तो मैं क्यों मेहनत करूँगा? ठीक है, मैं अपने आप को उस काबिल बनाने के लिए क्यों अपने आप को रगड़ूंगा, क्यों अपने आप को मैं क्यों करूँगा इतनी मेहनत, जब मुझे बिना मेहनत के ही सब कुछ मिल रहा है। तो बिना मेहनत के मिलने की वजह से फिरोज की सेना कमज़ोर होती चली गई, क्योंकि पुश्तैनी अधिकार मिलने की वजह से उनके बेटे, उनके बच्चे सैनिकों के आते चले गए और वो बिना मेहनत किया चले जाते थे, जिसकी वजह से उनकी काबिलियत का पता नहीं चलता था। वो अपनी काबिलियत को एडवांस भी नहीं करते थे, अपनी काबिलियत को बढ़ाते भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि काबिलियत का टेस्ट तो देना ही नहीं है। इस वजह से फिरोज शाह की सेना जो है वो थोड़ी कमज़ोर हो गई थी आगे चल के, ये नुकसान हुआ था। ठीक है, उसके अलावा मैंने इसके धार्मिक उसके बारे में बताया, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक था वो थोड़ा धार्मिक रूप से इतना कट्टर नहीं था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक क्या था, ये राजकाज को चलाने की वजह से, इस्लामी शासन होने की वजह से, मुस्लिम सूफियों और इस्लामी सूफियों के होने की वजह से उसने क्या किया, कट्टर धर्मशास्त्रियों की बात मानी। उसने क्या किया कि शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे अगर आपको एजुकेशन देनी है तो कैसे देनी है साम्राज्य को एजुकेशन, अपने राज्य में एजुकेशन की व्यवस्था कैसी हो, उसकी व्यवस्था बनाने के लिए जिम्मेदारी उसने जो मुस्लिम धर्मशास्त्री थे उन्हीं को दे दी। उसके अलावा अगर कभी उसको परामर्श करना होता था तो अक्सर वो परामर्श करने चला जाता था। ठीक है, जैसे किसी को खुश रखना है, जैसे आपके घर में हैं कोई बूढ़े हैं, कई बार होता क्या था कि मैं भी कई बार ऐसा करता था कि हाँ मुझे पता है कि हाँ ये जो है बात जो है तभी सुनेंगे जब इनके पास जा कर के इनसे कोई सलाह लो, उससे बड़े खुश होते हैं। कई बार जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं इस बात से बड़े खुश होते हैं और उनके पास जीवन का बड़ा अनुभव होता है, तो उन्हें अपनी बात कहने में आनंद भी आता है और उन्हें बताने में अच्छा भी लगता है और उनकी सलाह बड़े काम की भी होती है। इस वजह से कई बार मैं ऐसा किया करता था, उनके पास जाके बैठ जाया करता था। ठीक है, जब उनके पास मैं बैठता था तो वो अपनी बातें बताया करते थे। कई बार उसमें बहुत अच्छी काम की चीज़ जो कई बार हमारे हिस्से वो हो नहीं रही होती, वो काम जो हमारे हिस्से हो नहीं रहा होता था, हमसे हो नहीं रहा होता था, वो काम के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए उनके पास कोई ना कोई छोटा सा जुगाड़ होता था, जिससे कि हमें अपने काम में आसानी हो जाती थी। लेकिन इन सब चीज़ों से दूर सबसे बड़ी बात यह है कि हम उनकी माने या ना माने, लेकिन उन्हें अच्छा बहुत लगता था। तो जो फिरोज शाह तुगलक था वो इसी साइकोलॉजी का यूज करता था। वो क्या करता था, जो सूफ़ी संत थे उनको बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे पास कोई आया, कोई बैठा, मुझसे पूछ रहा है, सलाह ले रहा है। अब वो सलाह लेकर के क्या हुआ, अब सलाह लेने के बाद अगर राजा चला गया तो सूफ़ी बड़ा आराम से चैन की नींद सोएगा, चलो बड़ी इज्जत है। अब राजा गया, सुल्तान गया, उसने कहा चलो काम हुआ, इनको थोड़ा खुश रखते हैं, आते जाते मिल आते हैं तो खुश शांति से रहते हैं, शोर नहीं मचाते हैं। तो इस तरह की चीज़ थी। उसने हस्तक्षेप कभी नहीं करने दिया, उनके पास जाके उनसे मिलजुल करके उनको शांत रखता था, उनको ये महसूस नहीं होने देता था कि उनको वो वैल्यू नहीं देता। जब किसी को वैल्यू ना दो तभी वो विद्रोह करता है, इसलिए अगर किसी को वैल्यू देते रहोगे तो विद्रोह नहीं होगा। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक के इतिहास से ये पता चलता है कि उसने किस तरीके से एक कमज़ोर सेना होने के बावजूद भी, मोहम्मद बिन तुगलक की तुलना में इसकी सेना कमज़ोर हो गई थी, इसके नियंत्रण भी इतने कठोर नहीं थे, इसने काम बड़े बड़े भी करवाए, जैसे नहरें खुदवाना, सड़कें खुदवाना, सब कुछ कराए, लेकिन ये चालाकी से इसने अपना राज्य चलाया। ठीक है,
लोगों से जाता था, मिलता था, अमीरों से मिलता था, बीच बीच में घूमते फिरते किसी अमीर के यहाँ पहुँच गया, दुआ सलाम हुई तो लोगों को अच्छा लगा, आए भाई मिले, सूफियों के पास बैठ गया, सूफियों से सलाह ली, मानना ना मानना बाढ़ में गया, लेकिन उनसे सलाह लेने पे उनको बड़ी खुशी होती थी। तो उनको जानता था कि वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, वो मेरी तारीफ़ ही करेंगे और वो किसी तरह का मन में मेरे लिए कोई मनमुटाव नहीं रखेंगे। तो इस तरीके से उसने काम किया। तो धर्मशास्त्रियों से वो सलाह लेता था, लेकिन उनकी सलाह को मानना या ना मानना उसके ऊपर होता था। क्यों? क्योंकि उसने सीधे हस्तक्षेप करने के अधिकार को तो सीमित ही कर रखा था, उसके चांसेस ही ख़त्म कर रखे थे। ठीक है, चांसेस तो तब होते हैं जब कोई चिढ़ जाए और फिर कहे कि नहीं अब तो हम ये करा के रहेंगे, लेकिन उससे पहले ही वो थोड़ा प्यार से पुचकार के रखता था। तो इस तरह की संभावनाएं ही नहीं बनती थी कि कोई आए और आकर के कहे कि भाई सुल्तान तुम ये नहीं ये करो, इस तरह की चीज़ें होने नहीं दी। उसने साइकोलॉजी अच्छी यूज़ करी। ठीक है, उसके अलावा सबसे पहला जो आदमी था सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया और खेती पर जजिया कर लगाया सबसे पहली बार, वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। इसने क्या किया? इसने कहा कि जो कुछ भी इस्लाम विरोधी है, जो कुछ भी इस्लाम में नहीं लिखा है, हम उसे नहीं होने देंगे। इस्लाम में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि ब्राह्मण को जजिया नहीं देना चाहिए, या समाज का कोई ऐसा वर्ग दूसरे जो वर्ग के लोग हैं जिनको काफिर कहते हैं उनमें किसी खास एलीट क्लास के वर्ग को जजिया नहीं देना है। सीधी सी बात है कि जो काफिर है उसको जजिया देना है, जो मुस्लिम नहीं है उसे जजिया देना है। तो इसलिए उसने कहा कि नहीं हम तो जजिया लगाएंगे। तो उसने ब्राह्मणों पे भी जजिया लगा दिया। और इसने अपने इसके समय की सबसे गंदी घटना जो इसने की थी, जो सबसे गंदा काम किया था, उसने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि ब्राह्मण जो है वो बाजार में खड़ा था, ऐसे ही बाजार का दिन था, बाजार में खड़ा होकर के वो जो हमारे वेद उपनिषद इनके बारे में अपने विचार सामने रख रहा था। लोगों ने कुछ पूछा होगा तो वो बताने लगा। तो हिंदू धर्म के जो हमारे सनातन धर्म की कुछ बातें हैं वो सामने उसने रखी, वो बात कर रहा था, लोग उससे पूछ रहे थे। तो उधर से फिरोज शाह तुगलक जब गुजरा तो उसने देखा कि यार ये तो इस्लाम विरोधी है, अब उसको तो इस्लामिक कट्टर धर्मशास्त्रियों को ही खुश रखना था। तो उसने क्या किया? उस ब्राह्मण को जिंदा ही जला दिया था मार्केट में, बाजार में। तो ये उसका सबसे गंदा काम था जो इसने किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि उसकी कट्टरता का कोई एक नमूना बताइए, कोई एक उदाहरण दीजिए, या फिर सबसे कट्टरवादी जो तुगलक सुल्तान था वो कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। और उसकी कट्टरता आप कैसे कह सकते हैं कि वो इतना कट्टर था? कोई एग्जाम्पल दीजिए। तो ये जजिया, ये ब्राह्मण की हत्या, ये दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं जो आप लिख देंगे तो 5-6 लाइन इसकी बन जाती है। ठीक है, जजिया को लेके ब्राह्मणों पे जजिया लगाने वाला, पहली बार जजिया लाने वाला खेती पे, ब्राह्मण की हत्या, ये सारी चीज़ें उसके समय की मेन चीज़ें थी। उसके अलावा उसने कुछ सामाजिक सुधार के भी काम किए, जैसे लड़कियों की शादी में, जहाँ हिंदुओं में या मुस्लिमों में जहाँ भी दहेज चलता था वहाँ दहेज वो जा कर के देता था, दहेज की व्यवस्था कराता था। अगर कोई गरीब होता था, दहेज बंद नहीं कराया, वो दहेज की व्यवस्था करा देता था। वो ये मानता था कि दहेज जो है जहाँ पर भी चल रहा है वो उनकी धार्मिक आस्था का प्रतीक है, हम उसमें कोई वो नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसके अलावा उसने नहरें, सड़कें ये सब बनवाई। और सबसे बड़ा काम उसने ये किया कि पहले क्या होता था कि जो अमीर होते थे, जैसे एलीट क्लास के लोग होते थे, तो क्या होता था कि अगर उनका कोई बकाया है, अगर उन्होंने कुछ उधार लिया है राज खजाने से, सुल्तान के खजाने से कोई उधार लिया हुआ है और वो मर गए, या फिर वो कहीं चले गए या इस लायक नहीं रह गए कि वो उस खजाने से जो उधार लिया था वो चुका सकें, तो होता क्या था कि जो रिश्तेदार होते थे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी, उनसे जुर्माना वसूला जाता था। ठीक है, उसने फिरोज शाह तुगलक ने ये चीज़ बंद करा दी। तो अमीरों के साथ उसने क्या किया? ये चीज़ पुश्तैनी, जो पुश्तैनी बकाया होता था उसको माफ़ करना शुरू कर दिया, यातनाएं देना बंद कर दिया। उनसे कह देता था कि आपके पास हो वापस कर दीजिए, वापस करना आपका अधिकार है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसने उनको यातनाएं देना बंद कर दिया। उसके अलावा जो नाक कान काट लेना, हाथ काट लेना, सिर काट देना, इस तरह की जो यातनाएं दी जाती थी सज़ा के रूप में, वो भी इसने बंद करा दी। तो ये मिला जुला कैरेक्टर था, धर्म को लेके बड़ा कट्टर, लेकिन सामाजिक व्यवस्था को लेकर के उसने जो काम किए उसको भी याद रखिएगा। ये कन्फ्लिक्टिंग पर्सनालिटी टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये है नहीं, ये बड़ा चालाक आदमी था। ठीक है, इसने सबको खुश रखने के लिए जो कुछ भी कर सकता था वो किया। विद्रोह नहीं होने दिए, तो विद्रोह नहीं होने दिए तो दूसरे देशों, दूसरे राज्यों से, पड़ोसी राज्यों से हमले भी नहीं हुए, कम हुए। ठीक है, तो ये है टोटल आज का। इसके अलावा कल हम फिर कुछ और नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। तुगलक कल हो सकता है ख़त्म हो जाए, और उसके बाद हम देखेंगे धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन जो उस समय के हुए थे मिडिवल एरा में, उसको हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बताइए कि कैसा लगा वीडियो। कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।